अरे गजब। तो अब तुम बाहर निकलते जाओ ना। हाँ, तो जब आ रही है बराबर, तो बाहर को निकलते जाओ, मास्क वास्क लगा के। ये लगा तुमने भी ससुराल में डेरा डाला होगा। दिखे नहीं तो, दिखे नहीं तो। नहीं, तो काफी लोग आ गए हैं ना। मतलब तुम्हारे इसमें ज्यादा सोचा जाता है ना, ऐसे खाली पीरियड में खा रहे हैं अभी। जिन लोगों का माइक चालू है थोड़ा सा माइक ज्यादा मत बंद सुनाओ, कर ठीक है देंगे। ना, बहुत दिनों बाद उठाया फोन से। हैं? लगभग लगभग पुरानी क्लास के सारे लोग आ गए हैं, एक दो लोग भर बचे हुए हैं, है ना। ये भी आ जाए तो। ठीक है, लगभग लगभग सारे लोग आ गए ना। चालू करते हैं आगे। और है कोई? ठीक है, हमने ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया था कि कैसे कोई भी डिसीज फैल रही है, कैसे जा रही है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या किस किस तरह की बीमारियां होती है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे। स्लाइड दिख रही है क्या? ठीक है, डिसीज के सिम्टम है ना, सिम्टम की या जो भी हमको लक्षण दिखाई देते हैं बीमारियों में, सबसे पहले वो चीज है ना। तो सिम्टम के बारे में एक चीज याद रखो, हमारा ये सबसे पहले क्या है, डिसीज के सिम्टम। तो सिम्टम में याद रखो कोई भी बीमारी, ये चीज याद कर लो कि वो किस तंत्र से संबंधित है, मतलब वो बॉडी के किस तंत्र से संबंधित है, बस वो चीज याद रख लो, तो फिर सारी चीजें होने लगेंगी, मतलब उसके सिम्टम हमको समझ आए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सारे लोगों को क्लियर? पता हो गया। यस सर। ठीक है, डिसीज के सिम्टम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से तो यही है कि हम ये याद रख लो कि वो किस तंत्र से संबंधित है ना, किस सिस्टम में हुई है ना। अगर हमको पता है कि किस सिस्टम में हुई है, तो हम उसके संकेत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी हो, जैसे सर्दी जुकाम हो रहा, निमोनिया हो रहा, ट्यूबरकुलोसिस हो रही, तो हमारे श्वसन तंत्र का नॉर्मल काम क्या है कि सांस लेना, गैस का एक्सचेंज वगैरह करना। अगर ये चीज
नहीं होंगी तो हमको सांस लेने में तकलीफ होंगी, श्वसन तंत्र में म्यूकस वगैरह आ जाएगा, चेस्ट में पेन वगैरह होने लगेगा, बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन वगैरह की कमी होगी, तो बॉडी ब्लू पड़ने लगेंगी, न्यूट्रिएंट मटेरियल अच्छे से मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जो सेल के अंदर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो। तो ये सारी चीजें हमको याद रखना पड़ेगा कि किस सिस्टम का कौन सा फंक्शन है और कौन से सिस्टम में हुई है वो बीमारी। प्रिवेंशन, क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की डिसीज देख रहे हैं, तो प्रिवेंशन मतलब हम उससे कैसे बचाव करेंगे, कैसे उससे ठीक हो पाएंगे, है ना। तो कम्युनिकेबल डिसीज में तो ये है कि हमको आसपास का इन्वायरमेंट हो गया, कांटेक्ट में नहीं आना है, सारा इन्वायरमेंट, होम, आसपास की सोसाइटी, हर चीज हमको क्लीन रखना है, उसकी हाइजीन मेंटेन करके रखना है, बॉडी की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है ना। और कुछ जो डिसीज नॉन कम्युनिकेबल है उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको सर्जरी करवानी पड़ेगी, मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो इस तरह हम डिसीज से बच सकते हैं ना। फिर आता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन मतलब ये चीज हो रही, वैक्सीन हम ले रहे हैं, या वैक्सीनेशन में क्या है, हम वैक्सीन को ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में जब हमको डिसीज वगैरह हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि हमको कोई डिसीज हो सकती है, ये है वैक्सीनेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन मतलब ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है और उसको ज्यादा बूस्ट करना। दोनों वर्ड लगभग समान है लेकिन हल्का सा अंतर है। वैक्सीनेशन मतलब हम किसी डिसीज के लिए वैक्सीन ले रहे हैं उससे बचाव के लिए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यून सिस्टम को हम और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं किसी डिसीज के लिए या किसी प्रकार के संक्रमण के लिए, है ना। फिर यहाँ पे ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया हुआ है। अब ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, 2018 का है ये। तो अपने आसपास में जहाँ पे भी आंगनवाड़ी सेंटर है वहां से एक इम्यूनाइजेशन वाला, वो बच्चों को टीकाकरण वाला जो चार्ट रहता है वो लेके वो भी एक बार थोड़ा सा देखना है। उसमें कुछ नया ऐड हुआ है, वो याद नहीं है मेरे को, पर कुछ नया ऐड और हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, तो टीकाकरण किस चीज के लिए उसका प्रयोग करते हैं, ये अभी हम जब डिसीज के बारे में उनको डिसीज को एक्सप्लेन करूंगा तब ये सारी चीज आ जाएंगी कि कौन सी डिसीज में कौन सा टीका लगता है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अभी ये जो कोरोना चल रहा है ना, मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ये बताओ अभी जो कोरोना चल रहा है वो किस तरह की बीमारी है? संक्रमण। संक्रामक वायरल है, इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। और अभी उसमें एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक है बोले, कोरोना पैंडेमिक बहुत ज्यादा फैल रहा है, ऐसा भी बोल रहे हैं। जिसकी वैक्सीन नहीं बनी होती है तो उसे महामारी घोषित कर दिया गया है। हाँ, वैक्सीन नहीं। उसमें का मतलब होता है, क्या होता है? क्या होता है बोल रहे थे बेटा? का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। पैंडेमिक का मतलब दरअसल दो वर्ड यूज में आते हैं हमेशा डिसीज के लिए, एक एंडेमिक और एक पैंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक मतलब ये हुआ है कि एक पर्टिकुलर अपना एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया, जैसे मान लो बैतूल पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे कोई महामारी फैली है तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में वो क्या कहलाती है, एंडेमिक कहलाती है। पैंडेमिक वो है जो बहुत बड़े पॉपुलेशन को कवर कर रही है, जैसे कोरोना हो गया अभी, ये पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, पैंडेमिक डिसीज कहलाती है, या पैंडेमिक इन्फेक्शन कहला रहा है, तो पूरे वर्ल्ड या बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। और जो लोगों ने ये एग्जाम वो करे हैं नीट वगैरह जीएनटी वगैरह, वो एक चीज अच्छे से याद कर लो कि कोरोना के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है ना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड की बात करते हैं ना, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड में क्या चीज हो रही, साल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम तक रहता है, तो 1 से लेके 3 हफ्ते तक रह सकता है बॉडी के अंदर में, है ना।
क्या होता है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेस्ट याद रखना है सबसे ज्यादा, अगर कुछ यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट है इस टाइफाइड के अंदर में, तो ये है उसका टेस्ट की किस टेस्ट के या किस टेस्ट के द्वारा हम पहचान सकते हैं टाइफाइड को, है ना, तो विडाल टेस्ट के द्वारा। फिर यहाँ पर जो मेडिसिन चलती है वो क्या चल रही है यहाँ पे, एंटीबायोटिक्स चलती है ना, जैसे एम्फिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, है ना, तो ये यहाँ पे एंटीबायोटिक्स थेरेपी लेते हैं ना। मेन तो याद रखना है इसमें विडाल टेस्ट की, विडाल टेस्ट के द्वारा किसकी पहचान होती है, तो टाइफाइड, टाइफाइड की किसके द्वारा पहचान होती है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, निमोनिया, कोई बताएगा निमोनिया किस तंत्र से संबंधित है? एल्वेलाई ऑफ लंग्स। हाँ ठीक है, ये लंग्स श्वसन को तंत्र इन्फेक्टेड से करती है। संबंधित है, और उसमें भी फिर कौन सा है, लोअर रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो निमोनिया हो रहा है वो लोअर रेस्पिरेटरी है, और कॉमन मतलब निचले श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। और जो सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड होता है वो क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ना, कि ऊपरी श्वसन तंत्र में। और अगर ऊपरी श्वसन तंत्र से संबंधित अगर कोई बीमारी हुई तो वो जरूरी नहीं है कि निचले को इफेक्ट करे, और निचले में अगर हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो ऊपरी को करे। अच्छा, इसकी पहचान या डायग्नोस कैसे करते हैं ये भी याद अच्छा, पहले बीमारी ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण, और कोकस, कोकस है मतलब इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का रहेगा, गोल रहेगा, जहाँ पे बेसिलाई आएगा वो छड़ाकार रहेगा, छड़ के जैसे दिखाई देगा, तो ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, मतलब गोल वाले ये कोकाई है ना, गोल वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। 1 से 3 दिन के अंदर में इसका बॉडी के अंदर में असर दिखने लग जाता है। टेस्ट में चेस्ट एक्सरे करते हैं, स्पूटम टेस्ट करते हैं, स्पूटम कल्चर करते हैं ना। स्पूटम कल्चर किसी को पता है? स्पूटम कल्चर वो जो कफ होता है ना, बलगम, हाँ उसकी जांच की जाती है। हाँ ठीक है, कल्चर टेस्ट है ना, हमने कई बार सुना है ब्लड कल्चर हुआ है ना, या स्पूटम कल्चर हुआ, यूरिन कल्चर हुआ, तो इनमें क्या करते हैं, जो भी सैंपल है उसको लेते हैं, उसको बॉटल में। अब कल्चर मतलब ये होता है एक पोषक माध्यम, उस पोषक माध्यम में उसको जीवाणुओं को या जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है, जो भी सैंपल है उसको डाल देते हैं, और उसको 1 नाइट 2 नाइट तक एक डार्क प्लेस में 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख देते हैं, और फिर देखते हैं वो कितने टाइम में किस हिसाब से वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे निमोनिया भी क्योंकि बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अब यहाँ डिसीज में जितनी भी बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं उसमें अगर मेडिसिन याद नहीं आती है कि कौन सी मेडिसिन दे रहा है, तो या तो पेनिसिलिन लिख दो या तो लिख दो एंटीबायोटिक थेरेपी, बस ये चीज करना है ना। पर ये सिर्फ कहाँ पे करना है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उस पे करना है, ऑब्जेक्टिव पे नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में पर्टिकुलर चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर नया ये चार्ट बना हुआ है ना, यहाँ पर अब हमको बहुत सारी डिसीज दिख रही है। पहले इनके जो हेड, ये सारा दिख रहा है बेटा सारे लोगों को, ऊपर का एरिया? जी सर। ठीक है। जी। यहाँ पे ये इन वर्डों को एक बार अच्छे से देख लो कि क्या वर्ड है ना, इनका मीनिंग है ना। डिसीज मतलब वही बीमारी का नाम, पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन का मतलब ये होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो छोटे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं ना। 2 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक होते हैं पैथोजन, एक होता है नॉन पैथोजन। नॉन पैथोजन मतलब ये होता है कि जो बॉडी में उपस्थित रहेंगे लेकिन किसी तरह की रोग या किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी उत्पन्न नहीं करते। पैथोजन मतलब बॉडी में रहते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है एपिडेमियोलॉजी, है ना। एपिडेमियोलॉजी मतलब वो किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से फैल रहा है वो। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो कितने टाइम में जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में आके कितने टाइम में अपना असर दिखा रहा है। साइन सिम्टम लक्षण है। प्रोफिलैक्सिस मतलब हमको वो जो लक्षण दिखाई दे रहा है उससे बचने के लिए हम क्या क्या एक्ट करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें करते हैं ना। तो जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, है ना, ये सब हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। थेरेपी या कौन सी चला रहा है, थेरेपी में मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई फिजिकल थेरेपी है ना, इस तरह की मेंटल थेरेपी है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, इसमें किस तरह की थेरेपी यूज कर रहे हैं किस डिसीज में वो। तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, है ना।
तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या चीज हो रही है, जो उसका बैक्टीरिया, अभी बताया था कि 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो कोकाई होते हैं ना, तो कोकाई कैसे रहते हैं, गोल रहते हैं, कोकाई ये ऐसे गोल गोल हो जाना है ना, ऐसे गोल गोल रहना है। और जो बेसिलाई है, बेसिलाई कैसे रहना है, ये छड़ के जैसे ऐसे लंबे लंबे रहना है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ये कैसा है, ऐसा छड़ाकार है, और ये यहाँ पे ठीक है, उसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। तो जो भी व्यक्ति को जब टीबी होती है, तो वो उसका जो कफ आता है वो ड्राई रहता है, वो कैसा रहता है, ग्रीन रहता है ना, और उससे एक फाउली, एक गंदी सी स्मेल आती है। किस तरह का है, तो एयर बर्न है, हवा के माध्यम से फैल सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छींकने खांसने कफ वगैरह आ रहा है, और वो भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जा रहा है, तो भी हो सकता है ना। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेके 10 हफ्ते तक हो सकता है। अब और एक चीज इसमें साइन सिम्टम में क्या चीज आती है, जिससे यहाँ साइन सिम्टम है, कफ, खांसी आती है, चेस्ट पेन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खांसी आती है, अंदर साइड में कफ थोड़ा हार्ड होने लग जाता है ना। बॉडी स्पूटम विथ ट्यूबरकुलाइन है, जो स्पूटम आ रहा है वो एक स्मेल के साथ और ग्रीन रहता है ना। साथ में जो जिस भी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस होती है, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है अंदर साइड से, तो अच्छे से न्यूट्रिएंट मटेरियल का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिसके कारण बॉडी का वेट बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है ना। क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए, तो बीसीजी की वैक्सीन लगा सकते हैं, है ना। बीसीजी की वैक्सीन में ये टीका है ना, आइसोलेशन, हमने देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस वाले जो भी पेशेंट रहते हैं उसको अलग रखते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसको डाइट प्लान वगैरह बताएंगे कि किस तरह की उसको डाइट लेना है ना। मेडिसिन, तो मेडिसिन में एक डॉट्स करके चलता है ना, डॉट्स वाला सुना होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है ना। तो डायरेक्ट उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे रेफाम्सिन हो गया, इथाम्बिटॉल हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, ये हम उसको मेडिसिन देते हैं। और कैसे देते हैं, जो भी डॉट सेंटर बनाए गए थे इंडिया में, कि पर्सन मेडिसिन नहीं लेता है तो उसको सामने बिठा के हमको तुरंत ही यहाँ पे मेडिसिन देना था, है ना। इसके बाद एक कुछ चीजें नोट कर लो। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच। ठीक है, दूसरा मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट कंफर्मेशन के लिए ट्यूबरकुलोसिस के, मॉन्टेक्स टेस्ट। फिर 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे होता है, 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। हुआ इतना, ठीक है। उसके बाद में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में चालू हुआ, 1962 में चालू हुआ। सर हाँ एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962। ओके सर। ठीक है, उसके बाद डॉट्स, डॉट्स इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट या थेरेपी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट। बीसीजी का फुल फॉर्म, ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना, स्टार वाले पॉइंट में डालना है इसको।
बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरियन, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो चार्ट में यहाँ इतनी सारी डिसीज वो हो रही है, ये सारी डिसीज बताओ या फिर इसको कर पाओगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। जी जी अगर सर कहीं कर पे कोई लेंगे। डाउट आता है तो मैसेज कर देना, है ना। जी क्योंकि सर। इसमें क्या दिया हुआ है पैथोजन में, देखो हमको जो चीज याद रखना है, मेन तो ये याद रखना है उसका पैथोजन क्या है, रोग कारक क्या है, और दूसरी चीज जो याद रखनी है उसका प्रोफिलैक्सिस, मतलब उसके लिए मेडिसिन और ये थेरेपी क्या चल रही है, बस, जी सर। है ना। यस सर। ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं दोनों वाला वो जो स्लाइड जो मेरे को मैसेज करेगा उन लोगों को मैं सेंड कर दूंगा ये पूरा, है ना। जी सर। एक सेकंड रुको, बट सारा हट गया शायद। वो स्लाइड हट गई ना। यस सर। जी सर। एक मिनट में, थोड़ा सा इधर एक दिक्कत हो गई इसीलिए। स्लाइडें दिख रही है? जी सर जी आगे। सर। ठीक है। ये जो डिसीज के नाम है ये दोनों इसमें दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले चार्ट डाल दिए हैं मैंने, ये सभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस। ये जो पहला चार्ट जो दिख रहा है, जैसे ये कोलेरा हो गया, है ना, कोलेरा, निमोनिया, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, ठीक है। तो इनमें एक चीज याद रखो, इनका जो मेडिसिन अगर याद नहीं रहती है तो एक चीज जरूर जरूर लिख देना, जो 12th में है वो लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक्स लिख देना है कि एंटीबायोटिक्स देंगे, मेडिसिन का नाम याद नहीं आता है तो, और आ जाता है तो फिर उसमें जो मेडिसिन चलती है वो पर्टिकुलर हम मेडिसिन के नाम भी वहां पे लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। दूसरा है इसमें वायरस से होने वाली डिसीज, ठीक है। तो वायरस से होने वाली डिसीज में जो वायरस के कारण हो रही है, वायरस में एक चीज याद रखना, पोलियो के लिए खास करके, है ना, कि अगर पोलियो का पूछता है तो वो बोलेगा पोलियो का वायरस कौन सा वायरस है, तो वो बोलेगा DSRNA, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये याद रखना है DSRNA के कारण पोलियो होता है, ठीक है। वो एक और चीज बोल सकता है, जैसे SS स्मॉल में रहेगा, SSRNA, तो ये गलत आंसर रहेगा, ठीक है। किसके कारण हो रहा है, वो DSRNA के, DS का मतलब है डबल स्ट्रैंड RNA और SSRNA मतलब सिंगल स्ट्रैंड RNA, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना। ठीक है। कुछ मिर्ची दे देना 10 रुपए।
माइक बंद कर लो भैया अपना। मिर्ची। ठीक है, तो वायरस में भी सेम ऐसे ही है। उसका प्रोफिलैक्सिस याद रखना है, साइन सिम्टम याद रखना है, और किसके कारण हो रहा है वो वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमन कोल्ड याद रखना है। कॉमन कोल्ड क्या है? इपिडेमियोलॉजिकल डिसीज है, मतलब कॉमन कोल्ड एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है ना। वो पैंडेमिक नहीं है कि बहुत लंबे लंबे तक फैल रहा है, या बहुत ज्यादा पर्सन में फैल रहा है, या बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैल जा रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर लो। डीएसआरएनए, डीएसआरएनए के कारण कौन सी डिसीज होती है? तो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, और हेपेटाइटिस। किया नोट? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये है डीएसआरएनए के कारण होने वाली डबल स्ट्रैंड आरएनए, है ना। ठीक है, दूसरा पोलियो, मम्स, पोलियो, मम्स, मिजल्स, हाँ। रूबेला, रूबेला नहीं, रेबीज, 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 मिजल्स, मम्स और ये रेबीज। ये रेबीज है, ये किसके कारण हो रहे हैं? एसएसआरएनए, एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के कारण। हो गया? ठीक है, फिर एक और नाम नोट करना, अली माओ मालिन, अली माओ मालिन, अली माओ। स्वाति बेटा माइक ऑफ रखो अपना। सर एक बार फिर से बताओ। अली माओ मालिन। ओके सर। ये लास्ट पर्सन था स्मॉल पॉक्स का, मतलब जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स हुआ था, ये लास्ट पर्सन था। ठीक है, फिर पल्स पोलियो प्रोग्राम दिसंबर 1995 में चालू किया। पल्स पोलियो प्रोग्राम दिसंबर 1995 में चालू किया। ठीक है सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। पल्स पोलियो प्रोग्राम दिसंबर 1995। ओके सर। फिर 13 जनवरी 1914, 13 जनवरी 1914 को इंडिया को मतलब फ्री घोषित कर दिया था पोलियो से, कि इंडिया में पोलियो के एक भी केस नहीं थे। WHO ने पल्स पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, MMR। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो पोलियो, रेबीज और बताया आपने, हाँ, ये डीएसआरएनए के कारण होता है ना? नहीं नहीं नहीं, जो देखो कौन कौन, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये है डीएसआरएनए के कारण। और पोलियो, हाँ मम्स, मीजल्स और रेबीज, ये है एसएसआरएनए के कारण, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद ये MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला, मीजल, मम्स, रूबेला। ये इसके लिए जो MMR वैक्सीन है उसको ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं, ट्रिपल वैक्सीन।
ठीक है, पोलियो के लिए एक और चीज पॉइंट नोट करो, पोलियो को इन्फंटल, पोलियो को इन्फंटल, यहां पे लिख दे रहा हूं, इन्फंटल पैरालाइसिस, इन्फंटल पैरालाइसिस भी बोलते हैं पोलियो को। ठीक है, अच्छा ओपीवी का फुल फॉर्म पता है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। हाँ ठीक है, ठीक है, ये फिर से हिंदी में भी नाम है ना? ठीक है, फिर हेलमिंथिस के कारण, जैसे हमने प्लेटी हेलमिंथिस देखे थे, एस्केरिस हो गया है ना, एस्केरिस के कारण क्या होता है? एस्केरियासिस होता है ना। और ये क्या होता है? आंत में होने वाला एक रोग होता है जिसके और जो किसके कारण? क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है ना। और इसमें क्या चीज हो रही? पेट दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज याद रखना है, ये फाइलेरियासिस, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? ये फाइलेरियासिस, इसका नाम बताएगा कोई? फाइलेरियासिस का दूसरा नाम? बुचेरेरिया। ये तो उसके कारण हो रहा है, रोगजनक है वो, उचेरिया बेनक्राफ्टी, या उसी को फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं। ये यही लिखा है, एलिफेंटाई, क्या है? एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव, है ना। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो ये क्यूलेक्स मच्छर जो है, ये दरअसल 4 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जैसे हम कहीं पे है खड़े हैं तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसी में, क्योंकि, और ये क्यों नहीं उड़ पाता है ऊपर? क्योंकि इन्वायरमेंटल जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, उसके कारण वो ऊपर नहीं उड़ पाता है ज्यादा, है ना। तो नीचे रहता है, तो बॉडी के नीचे के पार्ट को ही वो काट पाता है। हाँ, अगर हम लेटे हुए तो वो दूसरे पार्ट को भी काटेगा, तो वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाना है उसमें। और मेन तो ये होता है कि जो लिम्फ नोड रहते हैं वो उसमें बहुत उनमें स्वेलिंग आ जाएंगी, बड़े हो जाते हैं ना, तो ये होता है। ठीक है, एक ही चीज याद रखना है मेन इसमें, फाइलेरियासिस वेचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण होता है। लिम्फेटिक और संयोजी ऊतक जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जो लिम्फ नोड है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, या उनमें आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक बारी फिर से ये सारे के सारे एक साथ में दे दिए। मच्छर मतलब किसके कारण हो रहा है, कौन कौन से कीट के कारण जो रोग होते हैं वो दिया हुआ है। तो इसमें से कुछ ही याद करना है, जैसे मच्छर के कारण हो गया, मक्खी के कारण हो गया, टाइफाइड फीवर होता है ना, काला जार होता है, वो बालू मक्खी के कारण, वो याद रखना है बस। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, इसके कारण अमीबियासिस होता है ना। तो ये ये याद रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबियासिस होता है। फिर एसटीडी में पीछे साइड में बताया था, गोनोरिया और सिफेलिस, इनको इंटरनेशनल डिसीज भी बोलते हैं, है ना। और एड्स के लिए एक और चीज याद रखना है सारे लोगों को, इंडिया को वर्ल्ड एड्स कैपिटल बोलते हैं, इंडिया को वर्ल्ड एड्स कैपिटल। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि एड्स के बहुत ज्यादा केसेस हमारे को इंडिया में देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड में कहीं पर केस देखने को मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, है ना। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो इंडिया है उसको वर्ल्ड एड्स कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। फिर हमने दूसरे प्रकार देखे थे कुछ अनियमितताओं के कारण, है ना। तो अनियमितताओं के कारण या ऑटो इम्यून डिसीज, है ना। ऑटो इम्यून डिसीज क्या हो जाती है? वे डिसीज रहती है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किसी गड़बड़ी के कारण होती है ना। मतलब अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही बॉडी के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है, बॉडी के स्ट्रक्चर जिसके कारण नष्ट होने लगते हैं, वो डिसीज, है ना। अब एक और चीज थी यहाँ पर, अब टाइम फिर से कितना, 4 ही मिनट बचा है ना, तो इसीलिए इसके आगे का अगले इसमें देखें। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि अब फिर से टाइम हो गया है, समझो 3.5 ही मिनट बचा हुआ है, तो बाकी का अब थोड़े से बाद में देखते हैं कल वाली क्लास में, क्योंकि बीच में फिर चैप्टर छूट जाएगा। अच्छा, एक और चीज थी, जितने भी लोग हैं, सारे लोग हैं ना, ये आज कितने 29 है, तो सारे लोग एक एक थोड़ा सा मैसेज वगैरह कर दे कि क्लास कैसी थी, क्या थी, है ना। अगर व्हाट्सएप नंबर अभी कुछ देर पहले तक दिख रहा था, है ना, मैं स्क्रीन पे फिर से दिखा देता हूँ, वो तो व्हाट्सएप नंबर पे कोई मैसेज कर दो कि कैसी थी क्लास, और किसी को कोई और कोई दूसरा चैप्टर वगैरह या टॉपिक वगैरह पढ़ना हो तो वो भी बता दो, है ना। ये स्क्रीन पे अब नंबर दिख रहा होगा शायद, है ना, दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा। ओवर होने वाली है। हाँ क्लास ओवर होने वाली है। हाँ, क्योंकि अब वो सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है ना बेटा, तो उतने में कुछ भी खत्म नहीं कर पाएंगे। अब जो ऑटो इम्यून डिसीज वाला जो पोर्शन चालू करना था, या जो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताना था, अब वो फिर अधूरा रह जाएगा, और बीच में अधूरा रह जाएगा, तो फिर अगर हम कल से फिर से चालू करते हैं तो फिर से दिक्कत, उसको फिर से बताना पड़ेगा। इसीलिए आज बस एंड करते हैं अभी, कल देख लेंगे एक साथ में, फिर सारी चीजें देख लेंगे, है ना। ये अब मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो सारे लोग थोड़ा सा एक बार रिस्पांस दे देना कि क्लास कैसी थी, क्या था, कि किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो। और दूसरी चीज, कल तो यही वाला चैप्टर चलेगा, अगले दिन फिर आगे का चैप्टर, है ना। और इसी में फिर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव क्या आ रहे हैं, है ना। और जो मैसेज करोगे वो मैसेज में अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना, है ना। ठीक है, नाम और डिस्ट्रिक्ट, और थोड़ा सा क्लास के लिए रिस्पांस दे दो, तो ताकि मैं थोड़ा सा, और अगर कहीं पे कोई चीजें बताना है, या कहीं पे किसी को कैसा क्या लग रहा है, उसमें और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं, उसके लिए थोड़ा सा रिस्पांस दे दो, क्लास कैसी है ना। और ठीक है, ये लास्ट में कुछ लोग और जुड़े थे, शायद इन लोगों को पता है या नहीं, तो नीट के एग्जाम के बारे में फिर से बोल रहा हूँ कि 26 जुलाई को होने वाले हैं एग्जाम, इसलिए जून में ही 12th वालों के एग्जाम भी हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज ये है कि हमारे ये कनक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 1 जुलाई से 2021 के नीट के लिए क्लासेस चालू होने वाली है, रेगुलर क्लासेस, है ना। तो उसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है, जो नीचे दिख रहा है उस पर, तो मैं उसको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, टाइम ओवर हो गया है, लास्ट 20 सेकंड बचे। ठीक है, सभी को गुड डे, ध्यान रखो सभी, है ना। कल सेम टाइम पे, है ना, 10 बजे। ठीक है, ठीक है, गुड डे सभी को, बाय।